Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Hello friends. Today I will start from the 41st questions of the mock test series. Means 5th video of the mock test series. ये वीडियो हिंदी में इंग्लिश में रहेगी. स्टार्ट करते हैं. पिगोवियन टैक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एंड फ्रेंड्स, आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखें तो देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी का आजकल यही पैटर्न चल रहा है. करंट से क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने यूपीएससी का अगर ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है कि आंसर की रहेंगे, क्या कट ऑफ रहेगी. और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से आए हुए हैं जो मैंने डाले हुए हैं. तो आप अगर किसी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी सीरियस होकर करना चाहते हैं तो आप फॉलो करते रहिए. ए है, इट इज़ ए टैक्स ऑन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टू चेक स्पेकुलेटिव फ्लोज. बी है, इट इज़ ए टैक्स लिवाइड ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. सी है, इट इज़ इम्पोज ऑन द ट्रांजैक्शन हैविंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. डी है, इट इज़ ए टैक्स लिवाइड ऑन द सेल कंपनीज. तो इसका आंसर सी है. पिगोवियन टैक्स क्या होता है? इज ए टैक्स placed on the transaction of any goods which create negative externalities. A negative externality is a cost that is suffered by a third party as a consequence of an economic transaction. मतलब कोई इकोनॉमिक कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसे का लेन देन का, कोई बिजनेस का, तो थर्ड पार्टी पे इफेक्ट डाल रहा है, उसको ही पिगोवियन टैक्स बोलते हैं. मतलब उसको एक्सटर्नलिटीज़ हो रही है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो रही है, उसको रोकने के लिए टैक्स लगाया जाता है. It occurs when the consumption or production of the goods causes a harmful effect to the third party. Example, the Clean Environment Sales levied in India, which is in consonance with the polluter says principle. Polluter pays principle. मतलब जो पोल्यूट कर रहे हैं उनको पे करना है. It aims to make the price of the goods equal to the social marginal cost and create a more socially inefficient allocation of the resources. It was devised after the name of the economist Arthur Pigou, who developed the concept of the externalities. मान लो कोई भी अगर पोल्यूशन कर रहा है तो उससे इफेक्ट पड़ रहा है तीसरे बंदे को, तो उसके रोकने के लिए ही ये टैक्स लगाया जाता है. पिगोवियन टैक्स बोलते हैं. आर्थर पिगोवियन ने जनरेट किया था, डिवाइस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ही वॉज ए जर्नलिस्ट एंड ए लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज के लीडर थे. ही सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट थ्रू हिज जर्नल संजीवनी. The idea of the boycott of the foreign goods during the Swadeshi movement was suggested by him. कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो पैसेज में बताया गया है किसके बारे में बताया गया है, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है अरविंदो घोष. बी है अश्विनी कुमार दत्ता. सी है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय. डी है कृष्ण कुमार मित्रा. तो इसका आंसर डी है. Aurobindo Ghosh contributed to the Swadeshi movement mainly by the popularizing the demand of the Swaraj. स्वराज की डिमांड की थी अरविंदो घोष ने, ये फेमस हो गए थे. ही वॉज आल्सो द एडिटर ऑफ वंदे मातरम. थ्रू हिज एडिटोरियल इंकरेज स्ट्राइक्स, नेशनल एजुकेशन etc इन द स्पिरिट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. बी आंसर इनकरेक्ट है. अश्विनी कुमार दत्ता मेनली कंट्रीब्यूटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट थ्रू द सेटिंग ऑफ स्वदेश बंधेव समिति. Bandhav Samiti. These Samitis took various constructive program. He was not associated with the journal Sanjeevani. C है Brahman Dev Upadhyay popularized Swaraj and Swadeshi movement through his newspaper Sandhya and Yugantar, brought up about a group of associated with the Brindra Kumar Ghosh. तो थर्ड भी इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या था, स्वदेशी मूवमेंट को न्यूज़पेपर संध्या या युगंतार अपना न्यूज़पेपर से इन्होंने आगे बढ़ाया था. डी आंसर इसका करेक्ट है. कृष्ण कुमार मित्रा वाज ए फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, जर्नलिस्ट या लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज. ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द साधारण ब्रह्मो समाज इन 1918
and he started a Bengali journal, Sanjeevani, in 1883. It is through Sanjeevani he tried to raise public opinion against the Bengal partition and openly called for the boycotts of the foreign goods. The idea of the boycott was foreign goods during the Swadeshi movement and was suggested by the Krishna Kumar Mitra through his journal Sanjeevani. तो इनके जर्नल का नाम संजीवनी है। 1-लाइनर क्वेश्चन हो सेकंड और थर्ड ग्रुप के लिए आपके लिए बहुत सारे बन जाएंगे। अगर मान लो आप जैसे यूपीएससी यूपीओ का एग्ज़ाम दिया है या आगे देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं कि उनका जर्नल का नाम था संजीवनी और कृष्ण कुमार मित्रा नाम था। इन्होंने अपने नेशनलिस्ट वो अपने योगदान दिया था, स्वतंत्रता संग्रामी थे ये। 43rd क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑफ द कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, इट इंश्योर्स दैट वाइस प्रेसिडेंट केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स। तो वाइस प्रेसिडेंट को मिनिस्टर के बारे में बताते रहते हैं क्या। इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। थर्ड है, इट इज़ कस्टडियन ऑफ द पेपर्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स। एक कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल 1961। The Government of India allocation of the business rules 1961 facilitating smooth transaction of the business in the ministry departments of the government. First statement correct. The cabinet secretariat ensure that president, the vice president and the minister are kept informed of the major activities of the ministry and department by the means of the monthly reports of their activity. मंथली उनकी रिपोर्ट पहुंचाते रहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वाइस प्रेसिडेंट को। और ये क्या है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल 1961। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स 1961 फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्मूथ ट्रांजैक्शन मतलब आराम से काम हो जाना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द कैबिनेट सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं ऑटोमेटिक। द कैबिनेट सेक्रेटरी फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, मतलब सबसे बड़ा आईएएस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। और यही जो सारी डिटेल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट को भेजते हैं और यही जो मिनिस्ट्रीज़ का डिपार्टमेंट का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल जो 1961 का रूल है उसके हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द पेपर ऑफ द गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मान लो कुछ सिलेक्टेड बहुत सारे मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ कैबिनेट बना दे देते हैं भाई ये मेन की डिसीजन लेंगे, क्योंकि सबको स्टेक होल्डर को रोल में नहीं लिया जा सकता कोई भी डिसीजन लेने के लिए, यूनानिमस होना चाहिए, मतलब उनकी बात एक चीज़ पे मिलनी चाहिए, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। उनकी मीटिंग्स का कस्टोडियन है डॉक्यूमेंट का ये रखते हैं। और convene of the meetings of the cabinet and its committee or the orders of the prime minister, preparation and circulation of the agenda, circulation of the paper related to the casing on the agenda, preparation of the record of the discussion, circulation of the records of the discussion after obtaining the approval of prime minister, monitoring implementation of decision taken by the cabinet and its committee। मतलब मेन रोल बहुत ये करते हैं, मिनिस्टर लेवल्स पे भी सब इनका ट्रांजेक्शन होता है, यही डिसाइड करते हैं क्या एजेंडा रहेगा, क्या आगे मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आईएएस अफसर की, सीनियर आईएएस अफसर की बहुत ज़्यादा पावर होती है। विद रेफरेंस टू द प्लेसेस दैट वर इन द न्यूज़ रिसेंटली कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट है हमा, सीरियल नंबर और रीजन और इज़राइल। सेकंड है सुलावेसी आइलैंड है इंडोनेशिया में। थर्ड है तनगेसीमा आइलैंड है जापान में। कौन सा करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। हमा क्या रीजन है, सीरिया में है हमा। रिसेंटली द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स रिपोर्टेड दैट सीरियन एयरफोर्स कैरिड आउट 3 केमिकल अटैक्स ऑन द विलेज सीरिया वेस्टर्न हमा रीजन इन 2017। तो इन्होंने क्या है अटैक किया सीरिया ने हमा रीजन में एक गाँव में, तो सीरियन एयरफोर्स ने किया था। तो उसके लिए क्या प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने देखा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। आइलैंड ऑफ द सुलावेसी, तो हमा तो सीरिया में होगा, सुलावेसी कहाँ, इंडोनेशिया में सुलावेसी।
Recently, archaeologists have discovered the world's oldest known cave art, which is a life-size picture of a wild pig. और देखो ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने एक अपने वाइल्ड पिग की तरह बहुत ही बड़ी एक पिक्चर देखी है। केव आर्ट, गुफा में आर्ट थी, वाज पेंटेड एज अर्ली 45,500 ईयर्स अगो इन दी सुलावेसी आइलैंड ऑफ द लोकेटेड इन इंडोनेशिया में लोकेटेड थी। और फ्रेंड्स, ऐसा ही ईपीएफओ के एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि जो 16वीं सेंचुरी में पेंटिंग चोरी हो गई तो उसका आंसर विंसीडा ल्यूइस था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको अगर ट्राई करना है तो आप ईपीएफओ का पेपर देख सकते हैं कैसे आया था इस साल का, पता चल जाएगा कि। और इससे क्या होता है, आप अगर दूसरे एग्जाम देते हो तो आपको पता चलता है कि यूपीएससी का या कोई स्टेट पीसी एग्जामिनेशन कैसे पैटर्न का आता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। तंगेसिमा आइलैंड इज लोकेटेड इन द जापान। It is a volcanic origin and located in the East China Sea. The Tangesima Space Center is the largest rocket launch complex in Japan. Hope mission is the first interplanetary mission of the Arab world was launched recently from the island. Hope mission इस आइलैंड से लॉन्च किया गया जापान से। तो ये कि कहाँ का था, अरब वर्ल्ड का था होप मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements with reference to the properties of the molecular elements. First है isomers. Isomers are molecules with identical molecular formulas but distinct arrangements of the atoms in the space. Isomers क्या होता है, molecular formula सेम होता है और या atoms की different arrangement रहती है। Allotropes are different structural forms of the same element that can exhibit different physical property. Allotropes क्या होते हैं, different structural forms होती है, same element के property अलग होती है। कौन सा statement correct है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, दोनों ही करेक्ट हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर मोलिक्यूल्स और पोली एटोमिक आइकन्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फार्मूला। सेम फार्मूला होता है मोलिकुलर फार्मूला बट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम इन स्पेस, दे मे और मे नॉट सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म the same element that can be exhibit different physical properties and chemical behaviors. Example, graphite and diamonds are the allotropes of the carbon. तो ये ग्रेफाइट और डायमंड्स हैं, एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। क्या है ये, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट के रहते हैं, कैन एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर। डायमंड इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वाइल ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि डायमंड क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, मतलब उसको जाने नहीं देगा लाइट को अपने अंदर से, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। और ये एलोट्रोप्स भी हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द भारत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF 22 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इट इज़ एसेंशियली ए सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स कमोडिटी और बास्केट ऑफ एसेट्स। क्या है ये, एक एसेंशियली सिक्योरिटी है दैट ट्रैक्स इंडेक्स कमोडिटी और बास्केट ऑफ द एसेट्स। सेकेंड है, इट डील्स विद द गवर्नमेंट ओन शेयर्स इन द ब्लू चिप प्राइवेट कंपनीज। ब्लू चिप प्राइवेट कंपनीज में शेयर्स की बात कर रहा है। थर्ड है, दिस फंड्स आर इशूड इन द मल्टीपल्स ऑफ द 1 लाख। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ETF 22 के बारे में बात की। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। द भारत Exchange Traded Fund 22 is a specially created index that has a diversified portfolio of the 22 blue chip stocks. तो भारत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 22 is a specially created index है, has a diversified portfolio of 22 blue chip stocks, is expected to help the government to realize its disinvestment target. The shares of the government companies represent 6 crore sector of the economy: finance, industry, energy, utilities, fast moving consumers goods, basic materials. The combination makes the index broad-based and diversified. First statement correct है। ETF is essentially a security that tracks an index, commodity or basket of assets. However, ETF traded happens on an exchange in the form of the tradable stock. ETF investments are usually cheaper than the fund investment. Second statement correct है। This index is a unique blend of the shares of the key central public sector enterprises and the government owned shares in the blue chip private companies like Larsen and Turbo and Axis Bank and ITC. तो क्या होता है, ये की सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज जैसे HAL वगैरह ये होते हैं,
तो बैंक्स का है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड शेयर्स इन ब्लू चिप प्राइवेट कंपनी लाइक लार्सन L&T है, एक्सिस बैंक है, ITC है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ETF हैज़ नो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल लोड्स हैंस दीज फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख के मल्टीपल में ये इशू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Rowlatt Satyagraha, consider the following statement. It was not supported by the liberal led by the Surendra Nath Banerjee. सेकेंड है, महात्मा गांधी formed a सत्याग्रह सभा to protest against the revolt. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नॉट टू। तो इसका सॉल्यूशन डी है। The Rowlatt Satyagraha was the first all India Satyagraha launched by the Mahatma Gandhi to protest against the Rowlatt Act. A group of liberals led by the Surendra Nath Banerjee, liberals हैं वे, D.E. Vacha and T.B. Sapru opposed the Satyagraha on the ground that it would hamper the upcoming constitutional reforms. देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सेम सिमिलर क्वेश्चन में भी आपका नहीं आए तो ऐसे आ सकता है कि किन्होंने, इनके नाम दे दिए जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, D.E. वाचा के या T.P. साबरू के, इनमें कौन से ने सत्याग्रह को अप्रोच किया था। तो अब ये क्या है, लिबरल हैं बट लेड बाय, इन्होंने क्या है सत्याग्रह को अपोज किया था। हैम्पर द अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में रिफॉर्म होंगे उनके हैम्पर के लिए, कि हैम्पर कर देगा ये। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। महात्मा गांधी फॉर्म्ड ए सत्याग्रह सभा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट बिल। द मेंबर्स ऑफ दिस सभा साइंड ए प्लेज प्रोक्लेमेशन डिटरमिनेशन टू रिफ्यूज सिविली टू ओबे दिस लॉज। Such other laws our committee heretofore appointed many think fit and further affirm that in this struggle we will faithfully follow the truth and refrain from the violence, life, person or property. मतलब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा बनाई जो रोलेट एक्ट के अपोजिट में, और इसी सभा में मना कर दिया था, कुछ तो मतलब मना कर दिया सिविली, मतलब आराम से मना कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं इन्वॉल्व हुए, लॉ को ओबे करेंगे। और जैसे ही इसमें क्या है, वी विल फेथफुली फॉलो द ट्रूथ एंड रिफ्रेन फ्रॉम द वायलेंस ऑफ टू द लाइफ। तो हम ट्रूथ का सहायता करेंगे, ये गांधी जी का प्रिंसिपल था कि हम वायलेंस का भी सहारा नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ए है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, बी है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, सी है 73rd अमेंडमेंट 1992, डी है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। इसे एक्सप्लेनेशन क्या है, ड्यू टू एक्सपेंसिव नंबर ऑफ द अमेंडमेंट्स ब्रोट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इट इज़ आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था, इंदिरा गांधी ने बहुत रिफॉर्म कर दिए थे। डिटेल्स क्या, प्रियम्बल में वर्ड जोड़े गए थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटेड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1976 में कौन से वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो 7th शेड्यूल जो है ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजर्स है, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडिड आर्टिकल 51 एडिशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स हैं, मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट है, अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट डील विद द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, आर्टिकल 257A, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सिपाही वहाँ जा सकते हैं, गिव स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, 329 आर्टिकल में है ये, और प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा को दे दी गई है स्पीकर को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर गिवन, प्रोसीजर ओवर द फंडामेंटल बाय द पार्लियामेंट वाज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट। तो DPSP को जो है फंडामेंटल एनी लॉ मेड टू द इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, मतलब उसका न्यायिक अवलोकन नहीं हो सकता है, कोई ऐसा वायलेशन बनता है DPSP का वायलेशन या फंडामेंटल राइट का वायलेशन। चेंज टू द जुडिशियल पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू द कर्टेल जुडिशियल रिव्यू फॉर द हाई कोर्ट्स। तो उनका क्या है, हाई कोर्ट्स की पावर छीन ली गई, जुडिशियल पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स, कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स। एडेड आर्टिकल 323A, 323B, Part 14A to the Constitution, Part 14A added entitled Tribunal dealing with the administrative tribunal and tribunals of the other matters। और 4 न्यू DPSP जोड़ दिए गए थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 भी जोड़ दिया गया था।
और टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू द प्रोवाइड फ्री लीगल एड्स टू दी पुअर को फ्री लीगल एड दिए 39A भी जोड़ा गया। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल 43A। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ 48A। तो ये 1976 में, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोविजन जोड़ दिए गए थे। और इससे इस एक क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। आप इसको अच्छे से देखना, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से देखना। पेयर्स दिए हुए जैसे की स्टोन स्पीसीज है, एग्जाम्पल एशियाटिक लाइन्स बोलते हैं। फाउंडेशन स्पीसीज है क्लाउडेड लेपर्ड। थर्ड है फ्लैगशिप स्पीसीज स्नो लेपर्ड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। की स्टोन स्पीसीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प डिफाइन एन इंटायर इकोसिस्टम, मतलब उसके पहचानने से पूरे इकोसिस्टम को पहचान लेंगे, उसको की स्टोन बोलते हैं। इट इज स्पीसीज हुज एडिशन और लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू मेजर चेंजेस इन द occurrence ऑफ द एटलीस्ट वन अदर स्पीसीज। All top predator like tiger, lion, crocodile, elephants are considered as keystone species because they regulate all other animal population indirectly. Hence, Asiatic lions can be considered as keystone species. Second pair incorrect match. Foundation species is dominant primarily producer in an ecosystem both in terms of the abundance and influence. For example, kelp in the kelp forest, corals in the coral reefs, clouded leopards is not a foundation species because it is not consumer, not a primary producer. तो सबसे जहाँ से स्टार्ट होते हैं, मान लो कैल्प है फॉरेस्ट में, कैल्प फॉरेस्ट में, कोराल्स है कोरल रीफ में, मतलब जो सबसे पहले जिसको खाया जाता है वो प्रोड्यूसर है, तो उसको ही बोलते हैं फाउंडेशन, उसके बेस पे ही रुकी हुई है सारा दारमदार। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैग स्पीसीज क्या है, ये स्पेशल चोजन टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल कोज सच एन इकोसिस्टम विच इज नीड टू द कंजर्वेशन। These species are chosen due to their vulnerability, attractiveness, distinctiveness in order to give support and acknowledge from the public large. Indian tiger, African giant panda of the China are the some example of the flagship species. Similarly, based on the efforts made worldwide towards the conservation of the snow leopard, it can be considered flag species. तो फ्लैगशिप है, मतलब जिसको कंजर्व कर नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएंगी, और उसी जगह का मान लो मेन वही एनिमल है, इसलिए फ्लैगशिप बोलते हैं। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द क्लोनिंग। जेनेटिकल मॉडिफाइड एनिमल इज ए टाइप ऑफ द क्लोन एनिमल। सेकेंड है, ए क्लोन एनिमल शेयर एग्जैक्टली सेम DNA इट्स पेरेंटल एनिमल। क्लोनिंग कैन नॉट बी हैपन नेचुरली। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर बी है। एक क्लोन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है सच एज प्लांट और एनिमल विच शेयर्स द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज अनदर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए जेनेटिकल मॉडिफाइड एनिमल ऑब्टेन्ड बाय द मेकिंग चेंजेस टू इट्स DNA, whereas in cloning progeny the parent have the same DNA, मतलब जो पैदा होता है क्लोनिंग से उसमें सेम DNA होता है। जेनेटिकल मॉडिफाइड में DNA में चेंज हो जाता है, क्लोनिंग में क्या सेम ही होता है जो बच्चा पैदा होता है। दिस जेनेटिकल मॉडिफाइड एनिमल इज नॉट ए टाइप ऑफ द क्लोन एनिमल। GM अलग होता है और क्लोन अलग होता है। हाउएवर द रिवर्स माइट बी ट्रू एज सम जेनेटिक मॉडिफिकेशन मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल कैन हैपन इन द क्लोन एनिमल। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ए क्लोन एनिमल shares exactly same DNA of this parent animal. However, their characteristic can be affected by the random mutation which occur in their DNA during the development in the womb by the animal environment they grew up. Although the clones have the same DNA, they may not look same, behave in the same way. क्लोनिंग में भी कोई श्योरिटी नहीं है, म्यूटेशन हो सकता है, सेम नहीं दिखते वो। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लोनिंग कैन हैपन नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल इन नेचर सम प्लांट्स एंड सिंगल cell organisms such as bacteria produce genetical identical offsprings genetically similar though a process is called asexual reproduction। मतलब ये बोला गया है कि जो क्लोनिंग है नेचुरली भी हो सकती है, जैसे नेचर में होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस अपने आप एक में ही, मान लो उसमें जैसे मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, अकेला ही प्रोडक्शन बना देता है, तो उसको भी क्लोनिंग बोलते हैं। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends. और फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले
सभी एग्ज़ामों में आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूज़ से ही आजकल करंट से ही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।